गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम करने जा रहे हैं अपना यूनिट 5 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे इंडिया के कुछ शहरों के बारे में। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में गोवा के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सेकंड में हम पढ़ेंगे कुर्ग के बारे में, और थर्ड में हम पढ़ेंगे असम के बारे में। ठीक है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब होता है एक तरीके से आपको ऊपर से दर्शन करवाना। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम थोड़ा बहुत इंडिया की कल्चरल हेरिटेज जो है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, ये यूनिट जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा। लिखा गया है ये चैप्टर, इसके ऑथर कौन है? लूसियो रॉड्रिग्स। कौन है बच्चों? आप याद रखेंगे, लूसियो रॉड्रिग्स। क्लियर है? अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जो ये एक्टिविटी दी गई है, जरा इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और हमें क्या नॉलेज मिलने वाला है ये चैप्टर रीड करके। ठीक है, देखो ये कहा गया है कि डिस्कस इन क्लास। ये आप लोगों को क्लास में डिस्कस करना है। मैं आप लोगों को ओवरव्यू देता हूँ। आपका काम ये रहेगा बच्चों कि आप ग्रुप बनाएंगे आपस में। ठीक है, दो तीन स्टूडेंट्स का या तीन चार स्टूडेंट्स का आप ग्रुप बनाइए, और फिर ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको ग्रुप्स में डिस्कस कीजिए और अपना एक उस जो भी आपने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको एक जगह नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो पहला आता है व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को आप अपने ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती हैं, क्या पिक्चर आती है आपके माइंड में जब इनकी पिक्चर, लोगों की पिक्चर और जगहों की पिक्चर, प्लेसेस की पिक्चर क्या आती हैं आपके माइंड में जब आप बात करते हैं अपनी कंट्री के बारे में। ठीक है, हमारे केस में हमारी कंट्री है बच्चों इंडिया। ठीक है, अगर कोई अमेरिकन है तो वो अमेरिका के बारे में क्या सोचता है, ठीक है, वो उसके बारे में लिखेगा। कोई मान लीजिए पोर्चुगीज है तो पोर्चुगल के बारे में क्या सोचता है वो लिखेगा। लेकिन एज वी आर ऑल इंडियंस, तो हमें ये सोचना है कि जब भी हमारे माइंड में इंडिया या फिर माई कंट्री या माई नेशन जैसा कोई ख्याल आता है, तो सबसे पहले हम वहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और वहाँ की जगहों के बारे में हमारे दिमाग में क्या क्या पिक्चर आती है। जो फर्स्ट पिक्चर आती है हमें वो डिस्कस करनी है। अब ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसी स्टूडेंट के लिए कुछ और हो सकती है, किसी स्टूडेंट के दिमाग में कुछ और इमेज आ सकती है। तो वही आप लोगों को आपस में डिस्कस करना है कि तुम्हारे दिमाग में क्या इमेज आई और मेरे दिमाग में क्या इमेज आई, और उसमें कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटी है। क्लियर है बच्चों? ये नेक्स्ट में आ जाओ। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड? कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस? ठीक है, अब आपको ये बताना है कि आप भारत के किस क्षेत्र में रहते हैं, या फिर आप वहां पे कभी विजिट किया है आपने, या फिर आप कभी गए हैं वहां घूमने के पर्पज से, या किसी वर्क के पर्पज से, या किसी प्रोजेक्ट के पर्पज से, या फिर हो सकता है आप स्कूल ट्रिप से भी वहां गए हों। तो वो सारी जगह जहां पे आप गए हैं या जहां आप रहते हैं उन जगहों का नाम लिखिए। ठीक है, और कुछ पॉपुलर जो कि फेमस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस क्या होती है बच्चों? जहां पे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, उन डेस्टिनेशंस के भी नाम लिखिए। और आप उनमें से कितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गए हैं ये भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्चुगीज हैव आल्सो प्लेड पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस? ठीक है, ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है, इंडिया जो थी, कह सकते हैं आप कॉलोनी रही है। कॉलोनी रही है, या सीधे शब्दों में कहूं कि इंडिया पे आक्रमण किया और हमें गुलाम बनाया गया। ठीक है, किन किन ने कोशिश करी? देखो, उसमें सबसे ज्यादा सफल तो ब्रिटिशर्स हुए, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक हमें अपने अंडर कंट्रोल में रखा। लेकिन कोशिश तो डचेस ने भी करी थी, ठीक है, फ्रेंच लोगों ने भी करी थी,
और पोर्चुगीज लोगों ने भी करी थी। ये आपस में लड़े थे कि कौन भारत पे राज करेगा। ठीक है, वो बात अलग है कि इन सब में से विजय कौन हुआ, ब्रिटिशर्स हुए, और इसीलिए वो लंबे समय तक हम पे राज करते गए। तो क्योंकि ये सब लोग यहाँ इंडिया आए थे और काफी समय तक इनका यहाँ पे प्रभाव रहा, तो ब्रिटिशर्स का प्रभाव तो भारत के बहुत सारे हिस्सों में रहा, या फिर कह सकते हैं कंप्लीट इंडिया में रहा। लेकिन डचेस, फ्रेंच और पोर्चुगीज जो हैं वो कुछ सीमित क्षेत्र तक ही सिमट के रह गए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि पोर्चुगीज, मतलब आप लोगों को बच्चों ये बताना है कि पोर्चुगीज किस एरिया में ज्यादा रहे और फ्रेंच किस एरिया में ज्यादा रहे। ठीक है, फ्रेंच और पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस, मतलब इनका दबदबा या फिर इनका कह सकते हैं असर कहाँ पे था। ठीक है, किन जगहों में इन्होंने अपनी छाप छोड़ के ये गए। ठीक है, आज भी वो देखने को मिलता है। ठीक है, आप जाएंगे, मैं बताना नहीं चाहूंगा, बट बिकॉज ये आप लोगों के लिए एक एज अ होमवर्क है। ठीक है, तो मैं बता नहीं सकता कि वो कौन कौन सी जगह हैं इंडिया में जहाँ पे आपको अभी भी फ्रेंच कल्चर देखने को मिलेगा और पोर्चुगीज कल्चर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत समय तक पोर्चुगीज और फ्रेंच लोग रहे थे, उन्होंने अपना राज किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तीनों क्वेश्चन? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी? अब आप लोगों को ये बताना है, चाहे आप आपस में डिस्कस कीजिए या फिर आप हेल्प ले सकते हैं गूगल की या किसी किताब की, और आप ये बताएंगे कि इंडिया के कौन से पार्ट में टी ग्रो की जाती है, टी यानी कि चाय ग्रो की जाती है, और कहाँ पे कॉफी ग्रो की जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बच्चों होमवर्क है, इसको आप डिस्कस करिए, इसको आप इस पे आप वर्क कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आ जाते हैं अब अपने फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, उसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, गोवा का एक बेकर। बेकर कौन होता है? जो बच्चों बेकरी वगैरह में काम करता है, और बेकरी आप लोगों को पता है जहाँ पे क्या चीजें मिलती हैं, बेक्ड चीजें मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, ब्रेड हो गए, बन्स हो गए, और रस्क हो गए, और क्या चीजें होती हैं, यही सारी चीजें होती है ना। पिज्जा भी होता है। ठीक है, पिज्जा भी होता है, और तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाएंगी, बेकरी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो वो कह रहा है दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल Goan village baker who still has an important place in his society। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गोवा का एक विलेज है। ठीक है, उसको बोलते हैं गोवन विलेज। गोवा का एक विलेज है, वहां पे एक बेकर है। ठीक है, और वो अभी भी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब वो बेकर अभी भी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, आज की डेट में भी। स्टार्ट करें। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। ठीक है, अब देखो क्योंकि हम आजाद हो चुके हैं, भारत आजाद है, यहाँ से ब्रिटिशर्स भी जा चुके हैं, पोर्चुगीज भी जा चुके हैं, डच, फ्रेंच, सारे लोग जा चुके हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग रह गए होंगे, हो सकता है कुछ ब्रिटिशर्स भी रहे हैं इंडिया में अभी भी, इंडिया की सिटीजनशिप लेके, इंडिया की नागरिकता लेके रह रहे हैं। कुछ पोर्चुगीज पीपल रह रहे होंगे, कुछ फ्रेंच पीपल भी रह रहे होंगे। ठीक है, बट जो ऑथर है, ठीक है, और ऑथर जो है इसका बच्चों, उसका नाम मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, लूसियो रॉड्रिग्स। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई इंडियन तो नहीं है। ये कौन है? ये खुद अपने आप में एक पोर्चुगीज है। ठीक है, तो ये कहानी बता रहा है कि जो हमारे एल्डर्स हुआ करते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो होते थे, वो थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब रिमिनिसाइजिंग का मतलब होता है पास्ट की बातों को याद करके उनमें खो जाना। ठीक है, कभी कभी आपके घर में भी ऐसा होता होगा, बूढ़े बुजुर्ग होते होंगे या मम्मी पापा लोग होते होंगे, वो आपको पुरानी कहानियां नहीं बताते कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में ऐसे गाने होते थे, ऐसी फिल्में होती थी, तुम्हारे टाइम में तो अब क्या है, आज के गाने भी अच्छे नहीं होते, आज की मूवीज अच्छी नहीं है, आज का फैशन अच्छा नहीं है, उस वक्त का फैशन क्या फैशन था। तो इस तरीके की पुरानी बातों को याद नहीं कर रहे होते और याद करके खुश हो रहे होते। तो वही जो ऑथर बता रहा है कि जो मेरे एल्डर्स थे, वो भी पुरानी बातें करके, नॉस्टैल्जिकली पुरानी बातें याद करके खुश होते हैं कि वो पोर्चुगीज डेज भी कितने अच्छे हुआ करते थे। पोर्चुगीज डेज जब गोवा में पोर्चुगीज का एक तरह से कह सकते हैं शासन था, या पोर्चुगीज रूल करते थे। ठीक है, तो चलो आपको आंसर मिल ही गया उस क्वेश्चन का कि गोवा में किस पोर्चुगीज कहाँ रूल करते थे, उनकी कॉलोनी थी गोवा में। ठीक है,
इसलिए जो गोवा का कल्चर है वो अभी भी पोर्चुगीज कल्चर से बहुत ज्यादा मेल खाता है। पोर्चुगीज का सबसे ज्यादा फेमस क्या हुआ था? ब्रेड का लोव्स। ठीक है, आजकल के जैसे ब्रेड आते हैं वो वैसे ब्रेड नहीं होते थे, वो कुछ ऐसा होता था ब्रेड, ऐसे करके लंबा सा, ठीक है ऐसे, और उसको नाइफ से ऐसे कट करते थे, फिर कट करके उसके पीसेस बनाते थे। ठीक है, इसे बोलते थे लोव्स ऑफ ब्रेड, और ये एक पोर्चुगीज डिश है। ठीक है, और ये बहुत फेमस हुआ करती थी उस वक्त। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। ये कहना चाह रहा है कि ईटर्स ऑफ लोव्स, उस लोव्स को खाने वाले लोग भले ही वैनिश हो गए, ठीक है, अब नहीं खाते लोग ना लोव्स। आपने भी देखा होगा मार्केट में, आपने ब्रेड के लोव्स देखे क्या? इस तरह का ब्रेड देखा है? नहीं देखा ना। अब तो प्रॉपर स्लाइसिस में कटे हुए ब्रेड आते हैं, लेकिन पहले इस तरह के ब्रेड लोव्स लोव्स ऑफ ब्रेड मिलते थे। तो ये कह रहा है कि खाने वाले भले ही वैनिश हो गए। वैनिश मतलब होता है बच्चों मिट चुके हैं। वैनिश मीन्स वैनिश, समय के साथ गायब हो गए। समय के साथ गायब यानी कि मृत्यु हो गई होगी बहुत से लोगों की ना, एज होके। क्लियर है? बट उनके जो मेकर्स हैं, वो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाने वाले मेकर्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। आर स्टिल देयर का मतलब था अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों खाने वाले भले ही चले गए होंगे, ट्रेंड चेंज हो गया होगा, लेकिन जो लोव्स बनाते थे वो लोग भी तो मरे। आप बोलेंगे कि सर वो भी तो टाइम के साथ गुजर गए होंगे। हाँ वो गुजर गए होंगे, लेकिन उन्होंने जो एक कला होती है ना, जैसे बेकरी की एक कला है, गोल्ड ज्वेलरी बनाने की एक कला होती है, कारपेंट्री की एक कला होती है, तो वो कैसी होती है? वो फैमिली टू फैमिली पास ऑन होती है। ठीक है, कोई कारपेंटर है तो वो अपने बेटे को सिखाएगा, तो उसका बेटा अपने बेटे को सिखाएगा, फैमिली में आगे पास करेगा इस स्किल को। ठीक है, तो ये जो बेकरी है वो भी एक स्किल है। ठीक है, लोव्स ऑफ ब्रेड बनाना ये भी एक स्किल है। तो वो क्या करते हैं, फैमिली में पास ऑन करते हैं इस चीज को, कि आगे से आगे सिखाते हैं। तो जो चली आ रही है प्रथा बनाने वाले, वो अभी भी मौजूद है। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves. हमारे बीच अभी भी वो हैं जो पहले उस ब्रेड को मिक्स करते हैं, उसको फिर मोल्ड करते हैं, घोलते हैं, और लास्ट में बेक करके उसके लोव्स बनाते हैं। Those age old time tested furnaces still exist. Furnaces क्या होती है बच्चों? Furnaces होती हैं भट्टियां। ठीक है, भट्टी देखी होगी आपने, ये जिसको कह सकते हैं, आपने तंदूर देखा होगा, इसमें तंदूरी रोटियां बनती है, भट्टी जिसमें वो बनती है। ठीक है, तो पुरानी भट्टियां आज भी मौजूद हैं, आज भी फर्नेसेस मौजूद हैं। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। इसका कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कि वो आग जो उस टाइम जलाई थी वो अभी तक जल रही होगी। कहने का मतलब है कि वो अभी भी वर्किंग है, वो फर्नेसेस, वो भट्टियां अभी भी जल रही हैं, यानी कि अभी भी काम उनमें चालू है। फायर हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड, उनकी आग अभी भी नहीं बुझी है, इसका मतलब वो अभी भी काम कर रही हैं। ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड अभी भी बन रहे हैं। The third and jingle of the traditional baker's bamboo, heralding his arrival in the morning, can still be heard in some places. ठीक है, जब वो बेकर जिसने ब्रेड बनाया, ब्रेड के लोव्स ऑफ ब्रेड बनाया, वो फिर उस ब्रेड को बांटने बेचने के लिए क्या अपनी साइकिल में या अपनी जो व्हीकल है उसमें आता है, और एक बेम्बू स्टिक होती है जिससे कि वो आवाज करता है, ताकि लोग सुन सकें मॉर्निंग में कि ब्रेड सेल करने वाला या बेकर आ चुका है। और वो आवाज अभी भी सुनने को मिल रही है कुछ जगहों में। कहा है? सम प्लेसेस, ऐसा नहीं कि सब जगहों में देखने को मिल रही है पूरे गोवा में, नहीं, कुछ कुछ विलेजेस में अभी भी वो आवाज सुनने को मिलती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। देखो, ये वही बात होगी जो मैंने भी कहा था, कि भले ही उस बेकर के फादर अभी अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा, उसके फादर अभी भले ही जीवित ना हो, लेकिन उनका जो बेटा है वो उस प्रोफेशन को कैरी ऑन कर रहा है, आगे ले जा रहा है उस प्रोफेशन को। ठीक है, बेकर के प्रोफेशन को। These bakers are even today known as पेडर इन गोवा। इन बेकर्स को आज की डेट में क्या बोलने लगे? पेडर बोलने लगे। ठीक है, पुराने जमाने में बेकर्स कहते थे, अब इन्हें पेडर्स के नाम से पुकारा जा रहा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड।
कंपेनियन एंड गाइड। अब ये बताता है कि जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था गोवा में, तो जो बेकर्स हुआ करते थे वो हमारे मित्र हुआ करते थे। कंपेनियन मतलब हमारे साथ उठने बैठने वाले, खेलने वाले, और हमारे गाइड भी हुआ करते थे, हमें बहुत सी चीजों पे गाइड करते थे, ठीक है, सलाह देते थे और समझाते थे। ठीक है, तो अब वो अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा है, कौन, ऑथर। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको? इज देयर एनी डाउट? देखिए, यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार आया करता था, कौन, बेकर। ठीक है, ये अपने पास्ट की बात बता रहा है ऑथर, जब वो एक छोटा बच्चा था। ठीक है, वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। यानी कि मतलब 2 बार कैसे आता था, एक तो सुबह में निकलता था, जो अपनी बास्केट पूरी भर के निकलता था, ठीक है, और जब वो वापसी आता था तो उसकी बास्केट एकदम खाली होती थी, क्योंकि उसका सारा का सारा सामान, सारे ब्रेड्स बिक चुके होते थे। The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep and we ran out to meet and greet him। ठीक है, जो क्योंकि वो जैसे आता था अपनी बकेट बास्केट लेके, तो उसके पास हाथ में क्या होती थी, एक बैम्बू स्टिक होती थी। ठीक है, बैम्बू स्टिक होती थी जिससे वो आवाज करता था, ताकि लोगों को पता चले कि वो ब्रेड्स लेके आया है। ठीक है, उसकी आवाज से छोटे बच्चे सो के उठ जाते थे। ठीक है, और सीधा उससे बाहर मिलने चले जाते थे, उसको जाके ग्रीट करते थे। ग्रीट होता है मतलब बच्चों मिलके, जैसे आप लोग नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रीट करना। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था, मतलब हम इतना ज्यादा उनसे क्यों इतना ज्यादा प्यार करते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोव, क्या हमें लोभ से, ब्रेड के लोभ से इतना ज्यादा प्यार था कि इसलिए हम बेकर्स के आसपास घूमते रहते थे? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं है। द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पैस्किन और बास्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ठीक है, what we longed for were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread or special make। ये कह रहे हैं कि नहीं, लोभ से हमें इतना ज्यादा प्यार नहीं था, क्योंकि, और नॉट एट ऑल, द लोव्स वर ब्रॉट बाय सम पास्किन। लोव्स कौन लेके आते थे, पास्किन और बास्टिन्स लेके आते थे, जो कि मेड सर्वेंट हुआ करते थे किसी बड़े पोर्चुगीज अधिकारी के घर में। हमें जो चीज पसंद थी वो थी ब्रेड के बेंगल्स। ठीक है, विच वी चूज केयरफुली, जिसको कि हम बहुत ही ध्यान से चूज करके खाया करते थे। कभी वो कैसी होती थी, वो एक स्वीट ब्रेड होती थी, मीठी ब्रेड होती थी, और स्पेशल मेक, और उसको बनाने का तरीका भी बहुत अलग होता था। ठीक है, तो यहाँ जो ऑथर है वो ये बता रहा है कि उसे, उन बच्चों को जो सिंपल ब्रेड होते, ब्रेड ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड होते थे, वो पसंद नहीं थे, उनको पसंद थी ब्रेड बेंगल्स। ठीक है, जिसको कि वो बहुत ध्यान से चूज करते थे, और वो खाने में कैसी होती थी, स्वीट होती थी, स्वीट ब्रेड होती थी वो, और उसे बनाने का तरीका भी थोड़ा अलग था। The baker made his musical entry on the scene with झंग झंग साउंड ऑफ a special made bamboo staff। अभी बता रहे कि जो बेकर है वो आता कैसा था। ठीक है, उसने एक बैम्बू का स्टिक बना रखी थी और उसमें कुछ घुंघरू टाइप की लगा रखे थे, जिसको कि वो जब ऐसे हिट करता था ग्राउंड पे, तो कैसी साउंड आती थी, झंग झंग साउंड आती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, और एक हाथ से उसने बास्केट को, ऐसे मान लीजिए एक हाथ से बास्केट को पकड़ा रहता था सर पे, या फिर ऐसे पकड़ा रहता होगा, और एक हाथ से वो बम्बू स्टिक को वो करता था, बजाता था, जिससे आवाज आती थी झंग झंग, और सारे बच्चे जान जाते थे कि हाँ, बेकर आ गया है, अब चलो उसके पास। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन द हेड, हाँ, हेड पे ही थी बास्केट। ठीक है, देखो सही है, हेड पे ही बास्केट होती थी। एंड द अदर बैंग द बैम्बू, और दूसरे से वो बैम्बू स्टिक को बैंग करता था, यानी कि ऐसे हिट करता था ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, जमीन पे। He would greet the lady of the houses with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। ठीक है, वो क्या करता था, जैसे आवाज करता था तो बाहर लेडीज आती थी घर की, वो आती थी, उनको गुड मॉर्निंग कहता था, और फिर अपनी बास्केट को उठा के ऐसे अपने बैम्बू स्टिक के ऊपर ही टिका देता था। ठीक है, और फिर जिसको जो चाहिए होता था, जो चीजें चाहिए होती थी, वो उनको देता था। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। रिब्यूक का मतलब होता है बच्चों एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग। ठीक है, अब जैसे आपके घरों में भी होता है, कुछ मार्केट में अगर आप जाते हैं या आपके घर में कोई कुछ लेके आता है, तो आप लोग ये देखने के लिए आपके अंदर उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है कि हमारे लिए क्या आया होगा। ठीक है, कुछ ऑर्डर अगर करा हुआ है तो क्या आया होगा, या कोई कुछ लेके आया, कोई मेहमान आया, क्या लेकर आया होगा, बच्चों के दिमाग में चलता है, और वो यही जानने के लिए बाहर भागते हैं। और फिर मदर्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो बच्चों को डांट के साइड में कर देती हैं। ठीक है, तो उनके साथ भी यही होता था, उनकी मदर्स उनको साइड कर देती थी। ठीक है, और जो ब्रेड, जो भी चीजें होती थी, वो सर्वेंट को दे देती थी कि हाँ, इसको ले जा लो। But we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket somehow।
पर बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे होते हैं जिद्दी। वो डांट खा के मानने वालों में से तो है नहीं, ठीक है। उनको डांट चाहे कितनी पड़े, वो फिर भी क्या करते थे, किसी टाइप के बेंच में चढ़ जाते थे या पैरापेट पे चढ़ जाते थे और पीप, पीप का मतलब होता है झांकने लगते थे, ठीक है। उस बास्केट में झांकने लगते थे कि इस बास्केट में, बेकर की बास्केट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं पर फिर भी मुझे याद आती है, रिकॉल मतलब याद करता हूं उस फ्रेग्रेंस को जो उस लोव्स में से आया करती थी। फ्रेग्रेंस का मतलब होता है बच्चों खुशबू, ठीक है। फ्रेग्रेंस मीन्स सेंट। ब्रेड में से जो एक अलग प्रकार की खुशबू आती थी वो मुझे आज भी याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। लोव्स जो हुआ करते थे वो बड़े लोगों के लिए होते थे, बड़े लोग जो एल्डर्स हैं वो लोव्स खाया करते थे, और जो छोटे बच्चे हैं वो क्या खाते थे, वो बेंगल्स खाते थे। बेंगल्स वही जो ऑथर को पसंद है, बच्चों को पसंद है, स्वीट ब्रेड। आपने भी देखा होगा, एक तो नॉर्मल ब्रेड होती है और एक छोटी छोटी सी स्वीट ब्रेड होती है, मीठी होती है जो खाने में, वही चीज जिसको आप कभी कभी फ्रूट केक वगैरह भी कहते हैं। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आर टीथ और वॉश आर माउथ्स प्रॉपरली। बस एक बार हमें वो बेंगल्स मिल जाती थी, फिर तो हम अपने टीथ भी ढंग से ब्रश नहीं करते थे और अपना माउथ भी वॉश नहीं करते थे, ठीक है, और सीधा खाने में टूट पड़ते थे। एंड वाई शुड बी, और हम क्यों करें ऐसा? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, ठीक है। रुको अभी यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है बच्चों, इसके आगे आगे फिर बढ़ेंगे, ठीक। इज देयर एनी डाउट टिल है? ठीक है, ये कहता है कि देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, ठीक है। हम ब्रश भी ढंग से नहीं करते थे और अपना मुंह ढंग से नहीं धोते थे। एंड वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, ठीक है। ये बताता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कि उनको सुबह सुबह आलस आता है क्या करने में, ब्रश करने में बहुत ज्यादा आलस आता है। और इनको तो डेफिनेटली आता होगा क्योंकि इनके वक्त क्या थे, टूथ ब्रश और टूथपेस्ट वगैरह नहीं थे। इनको क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था मैंगो ट्री के पास, उसकी डाल तोड़नी पड़ती थी, पत्तियां और उसकी जो डाल होती थी उसको तोड़ के उससे टूथब्रश, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो दातुन होता है ना, दातुन करना पड़ता था इनको, ठीक है। तो इनको लगता था कि उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। और इन्होंने देखो एक फ्रेज बच्चों ने सीख रखा है कि जो शेर होता है वो अपने दांत कभी साफ नहीं करता। ये आपने भी कहावत सुनी होगी, शेर अपने दांत कभी साफ थोड़ी करता है, ठीक है। तो यही चीज ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। और ये कहता है कि जो हॉट टी हम उसके बाद पीते थे तो वो इनफ होती थी, वही हमारे दांत और हमारा माउथ पूरी तरह से क्लीन कर लेती थी, ठीक है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं बच्चों के बहाने होते हैं कि हम पानी पी लेते हैं या फिर गर्म चाय पी लेते हैं तो उसी से माउथ पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा, ब्रश करने की देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग ब्रश, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? ये कह रहा है मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, ठीक है। ये कह रहा है जब मैरिज में गिफ्ट्स देते हैं ना, गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस होता था, मतलब बिना किसी मतलब का होता था अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना दी जाए, ठीक है। उस मैरिज गिफ्ट के साथ स्वीट ब्रेड देना बहुत जरूरी होती थी, जिसको कहते थे बोल, ठीक है, बोल कहते थे। उसी तरीके से जैसे कि अगर आपने कोई पार्टी रखी है या फिर कोई भोजन रखा है गेस्ट के लिए, तो वहां पे ब्रेड रखना जरूरी होता था। तो पार्टी और भोजन में जैसे ब्रेड रखना बहुत नेसेसरी है, वैसे ही अगर आप किसी को मैरिज गिफ्ट दे रहे हैं तो उसको स्वीट ब्रेड यानी कि बोल देना बहुत ज्यादा नेसेसरी हुआ करता था, ठीक है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बेकर किसी गांव के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था, क्योंकि जो बेकर जो स्वीट ब्रेड बनाता था वही मैरिजेस में दी जाती थी, और बेकर जो नॉर्मल ब्रेड बनाते थे वो पार्टी में हर पार्टी में वो ब्रेड यूज होते थे। और जैसे आप लोग खाने पे बुलाते हैं अपने गेस्ट को, रिलेटिव्स को, वहां पे भी ब्रेड मौजूद होती थी। तो देखो ब्रेड कितनी ज्यादा, बेकर की जो चीजें हैं, ब्रेड हो स्वीट ब्रेड हो, वो कितना ज्यादा इन्वॉल्व थी लोगों की लाइफ में, मैरिजेस में, नॉर्मल खाने वगैरह में और पार्टीज वगैरह में। तो इसी से पता चलता है कि बेकर्स कितना इंपॉर्टेंट हुआ करते थे किसी भी गांव के लिए, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। और जो घर की लेडी हुआ करती थी, ठीक है,
कह सकते हैं जो मदर होती थी वो क्या प्रिपेयर करती थी, वो सैंडविच प्रिपेयर करती थी। सैंडविच किससे बनता है, ब्रेड से बनता है। और सैंडविचेस कब बनते थे, जब उनकी बेटी की इंगेजमेंट होती थी। तो देखो इंगेजमेंट में भी सैंडविच बन रहे, मैरिजेस में बोल दिया जा रहा है, और पार्टीज वगैरह में नॉर्मल ब्रेड चल रहे हैं। केक्स एंड बॉलिनहर्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक्स और बॉलिनहर्स जो होते थे वो क्रिसमस के त्योहार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. Essential का मतलब था important. इसीलिए जो बेकर की फर्नेस थी ना, कह सकते हैं बेकर की जो शॉप थी वो गांव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्यों, चाहे मैरिज हो, चाहे कोई एंगेजमेंट हो, चाहे कोई पार्टी हो, ठीक है, या फिर कोई फेस्टिवल हो, क्रिसमस का फेस्टिवल हो, या फिर एकदम नॉर्मल आप अगर रिलेटिव्स को अपने घर पे बुला रहे हैं, या जो कुछ भी है, कोई भी पार्टी कर रहे हैं, तो वहां पे बेकरी से कुछ ना कुछ सामान डेफिनेटली आता था। बिना बेकरी के काम नहीं चल सकता था। तो इसी से पता चलता है कि जो बेकर की जो बेकरी थी वो गांव में कितनी ज्यादा असेंशियल यानी कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज फर्स्ट चैप्टर देखा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, जिसमें हमने देखा अ बेकर फ्रॉम गोवा। उसमें हमने देखा कि पुराने जमाने में जब पोर्चुगीज का टाइम हुआ करता था, उस वक्त एक बेकर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किसी भी गांव में। ठीक है, तो इस स्टोरी को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। जितना आज हुआ है टिल देन आप उतना रिवाइज कीजिए। ओके बच्चों, हैव अ गुड डे, थैंक यू।